विस्तार में बात हुआ था मेरा। तो जीडीपी के बाद हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था में बीजेपी के घोषणा पत्र में विकास के फंड के से समझौता किए बगैर वित्तीय घाटे को नियंत्रित करने की बात कही गई है। चालू वित्तीय घाटे हैं उसको कम करने के लिए निर्यात बढ़ाने की बात कही गई है और आयात घटाएंगे ये भी बात कही गई है। इसके साथ कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में 2016-17 तक वित्तीय घाटा कुल जीडीपी के 3% पर लाएंगे, इस बात का वादा कर रहे हैं। सबसे पहले श्याम जी, जो करंट डेफिसिट जो है वित्तीय घाटा, उस विषय में एनडीए के कार्यकाल में ऐसा उच्चांक प्रस्तावित किया था कि 30 साल में जितना नहीं हुआ था इतना कम आंकड़े पर वित्तीय घाटा लेके आई थी एनडीए सरकार, फिजिकल डेफिसिट। और उसके बाद आप यूपीए के कार्यकाल में देखेंगे तो हर साल वो बढ़ता गया है और आज सबसे ज्यादा कर्ज हर आदमी के सर पर है। इसके कारण वित्तीय घाटा, करंट अकाउंट डेफिसिट, इसमें ये कंट्रोल नहीं कर पाए। 3 अर्थ मंत्री यहां पर काम कर रहे थे, मनमोहन जी थे, चिदंबरम जी थे, हार्वर्ड वाले थे, ऑक्सफोर्ड वाले थे, पर इस देश की पोजीशन ऑकवर्ड कर दी ये सब लोगों ने और देश पूरा बैकवर्ड हो गया। ऐसे 3 सबके साथ जी आपने एकदम हार्वर्ड, बैकवर्ड और ऑकवर्ड की पूरी बात कह दी। आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर आनंद जी? निसंदेह भारतीय जनता पार्टी के लोग वक्ता अच्छे होते हैं, प्रचारक अच्छे होते हैं और ये इनके शीर्ष नेतृत्व से लेकर के इनके जो छोटे कार्यकर्ता होते हैं उन तक होता है कि ये लोग वक्ता अच्छे होते हैं, क्योंकि उनको प्रचार करने की जो है ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे मोदी जी के विषय में भी मेरा मानना है कि वो अच्छे प्रचारक हैं, विचारक नहीं है। और वही चीज यहाँ पर श्याम जाजू जी ने भी जो है इस चीज को प्रूफ किया है कि अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी की अगर सरकार ने इतना बढ़िया काम किया होता तो निसंदेह 2004 में वो फिर रिपीट होते जी। और कांग्रेस के अगर विषय में अगर मैं बात करूं तो जो हम अगर आप रिपीट अगर 2014 में कांग्रेस यूपी की सरकार नहीं बनती है तो आप ये मान लेंगे। मेरा सवाल है एक छोटा सा कि अगर 2014 में यूपी की सरकार नहीं बनती है तो आप मान लेंगे कि आपका काम बहुत खराब था इसलिए वापस नहीं आए। देखिए यूपीए 3 जी और हमारा काम बोलेगा। और जहां तक अगर वित्तीय घाटे की बात करते हैं कि कांग्रेस की कई ऐसी नीतियां थी, चाहे वो मनरेगा ही है, मनरेगा में भी उस पर तमाम तरीके के फंड वगैरह जुटाने की जरूरत है और क्योंकि पूरे देश के जो है करीबन 40 से 45 करोड़ युवाओं को रोजगार उससे मिल रहा है, तो तमाम तरीके की वो योजनाएं थी जिससे जो है वित्तीय घाटा का ये आंकड़े आए और निसंदेह आने वाले समय में हम लोग इस पे काम जरूर करेंगे जी। कुछ और आपको हम बता दें, बैंकिंग सेक्टर में बीजेपी का मानना है कि ब्याज दरों को संतुलित रखने के लिए कदम उठाना जरूरी है और वो कदम उठाएंगे। कम कीमत वाले मकान खरीदने के लिए कर्ज को बढ़ावा देंगे। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में फाइनेंस सेक्टर के लिए वो नए कानून बनाने की बात कर रहे हैं। टैक्स जिससे तमाम लोग हमेशा निजात पाने की कोशिश करते रहते हैं, कम होने की उम्मीद रखते हैं। टैक्स प्रक्रिया को आसान करने की बात बीजेपी कह रही है। जीएसटी पर राज्यों से सहमति बनाने का प्रयास बीजेपी की सरकार अगर आती है केंद्र में तो करेगी। कांग्रेस 1 साल के अंदर डीटीसी और जीएसटी को लागू करने का प्रयास करेगी, पुरानी टैक्स प्रक्रिया में बदलाव करेगी। ये दो बैंकिंग और टैक्स से जुड़े हुए दोनों पार्टियों के अहम जो घोषणा पत्र में जो बातें की गई उसको आप देख रहे हैं हमारे टेलीविजन स्क्रीन पे। एक छोटा सा सवाल इस समय हम सुनीत जी और पुष्पेंद्र आपसे लेंगे कि टैक्स को लेकर लगातार मांगे रही हैं, बातें होती रही है, लेकिन अब तक जिसको कहते हैं टैक्स रिफॉर्म प्रॉपर होना वो देश में नहीं हो पाया है। सुनीत जी, तो टैक्स रिफॉर्म कैसे करेंगे? जो जैसे केजरीवाल ने कहा है जी कि अंबानी की एक जेब में राहुल है, दूसरी जेब में मोदी है, तो मेरा यह कहना टैक्स रिफॉर्म कहां से आएगा? जिन लोगों ने सरकारी चीजें लेके और देश की संपत्ति लेके पैसा बनाया जी, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो अंबानी हो और ऑयल का क्वेश्चन, और चाहे वो येडियुरप्पा हो और कर्नाटक में माइंस का क्वेश्चन, रियलिटी ये है ये लोग उनको कंट्रोल नहीं कर सकते और 5 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए उनको टैक्स रिलीफ में अभी भी मिल चुके हैं इन बजट आफ्टर बजट। तो हमारा ये कहना है
जिनकी रोटी आप खाते हैं उनकी जेब कैसे काटेंगे? वो तो हिंदुस्तान की जनता की जेब को काटने के लिए रास्ता है। जी चलिए, आपको लगता है कि श्याम जी इस काम को करने लगातार जीएसटी को लेके देश में लगातार सरकारें काम करती, लेकिन उस पर आगे बहुत सफलता पूर्वक उसको बढ़ने में कामयाबी नहीं मिली है। आपको क्यों लगता है कि आप इस काम को करने में सफल होंगे? टैक्स के विषय में जितना सरलीकरण करेंगे, लोगों को जितना इजीली उसमें, वो तो कांग्रेस भी सरकार भी कर रही थी लगातार टैक्स प्रक्रिया में आमूलाग्र कई सालों से उसी डर्रे पर इस देश में टैक्स प्रक्रिया चल रही है और सबसे ज्यादा उसमें परिवर्तन लाने का बीजेपी का विचार है। इसका उल्लेख हमने इसमें आज मैनिफेस्टो में किया नहीं, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म की पॉलिसी होती है। हमारे विजन डॉक्यूमेंट में वो आएगा, देश में टैक्स प्रक्रिया को सरल करके कैसे देश के विकास में इसके योगदान हो सकता है, इसका हमारे विजन डॉक्यूमेंट में आने वाला। जी आनंद जी, एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र है कि 1 साल के अंदर डीटीसी और जीएसटी को लागू करने का प्रयास किया जाएगा। 1 साल के अंदर प्रयास किया जाएगा, 10 साल में प्रयास सफल नहीं हो पाया, कैसे यकीन करें लोग? देखिए, अगर पहले हम बीजेपी के साथी की बात करें, इन लोगों ने टैक्स के संदर्भ में अपने घोषणा पत्र में बात कही और पिछले दिनों रामदेव जी का भी जो है एक फॉर्मूला उन्होंने पूरे देश के सामने रखा और इन्होंने उस फॉर्मूले पे भी जो है विचार करने की बात कही थी। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो हमेशा से रहा है कि इनको मंदिर मुद्दे को आगे करके साधु संतों का आशीर्वाद लिया जाए और हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण किया जाए करके। तो मैं समझता हूं कि जो रामदेव जी का जो टैक्स फॉर्मूला उन्होंने दिया था वो व्यवहारिक नहीं था, और लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि हम उस पर जो है गौर करेंगे, लेकिन इस घोषणा पत्र में इसका कोई उल्लेख नहीं है। और जहां तक कांग्रेस की बात है तो ये हमने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स और न्यू डायरेक्ट टैक्स को जो है हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, और यही एकमात्र तरीका हो सकता है कि जिससे हम लोग जो है अपने चीजों को जो है, लेकिन वो 10 साल में नहीं हुआ। मैं आपसे कई और अहम मसले हैं। एक अहम मसला है एफडीआई में बीजेपी और कांग्रेस में साफ साफ रिटेल को छोड़कर बाकी सारे सेक्टर्स में एफडीआई पर बीजेपी की सहमति है। एफडीआई को बढ़ाने पर कांग्रेस पार्टी एफडीआई बढ़ाने पर जोर, विशेषकर रोजगार बढ़ाने वाले सेक्टर में आप एफडीआई को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। बुनियादी फर्क श्याम जी कहां पे है और क्यों है? यहाँ भारतीय जनता पार्टी एफडीआई का पूरा 100% आप उसको रिवर्स नहीं करते, रिवर्स करेंगे जहां पे रिटेल में हो चुका है। रिटेल में आने के लिए जिसका कारण इस देश के रोजगार पे परिणाम होगा, ऐसे विषय में एट द कॉस्ट ऑफ दिस अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंट्री हम उसको आने नहीं देंगे। मैं ये कह रहा हूं जिन राज्यों में हो चुका है, विकास से जहां तक सवाल है, देश के विकास में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यहां आ रहा है, कोई टेक्निक के लिए यहां आ रहा है, और उनका यहां पर आने से इस देश का अगर रोजगार बढ़ेगा, इस देश का विकास होगा, तो ऐसा टेक्निक का हम स्वागत करते हैं। पर इस देश के रोजगारी पर, इस देश के प्रगति पर, तरक्की पर जो अड़ंगा डालेगा, ऐसा कोई भी एफडीआई का हम स्वागत नहीं करते। नहीं, जो कांग्रेस ने जो एफडीआई बढ़ाने की बात कर रही है, एफडीआई, आनंद जी आप रिटेल में एफडीआई का समर्थन कर रहे हैं, बहुत बढ़िया मुद्दा है। 2004 के घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने खुद एफडीआई इन रिटेल का जो है समर्थन किया था और अपने घोषणा पत्र में इस चीज का उन्होंने कहा कि ये गलत लगा, उन्होंने वापस इस नीति पे वही तो चीज है, क्योंकि कंफ्यूजन का स्टेटमेंट रहा है। और भारतीय जनता पार्टी, जैसे मैंने एक उदाहरण के तौर पर भी कहा कि 2014 के उसमें इन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन का उल्लेख किया, जबकि वो पहले से ही जो है कानून बन चुका है। तो तमाम तरीके की चीजें हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के खुद ही अपने कंफ्यूजन में आ रहे हैं, क्योंकि पहले इनके जो शीर्ष नेतृत्व था वो एक कलेक्टिव इनकी लीडरशिप की बात होती थी। हम पहले से इनके नारे सुनते थे कि भारत माता के 3 धरोहर, अटल, अडवाणी और मुरली मनोहर। फिर इनका आया अटल, अडवाणी और कल्याण, भारत मांग रहा है कमल निशान। इस तरीके के इनके कलेक्टिव लीडरशिप वाले नारे हुआ करते थे। लेकिन आज इनका नारा सिर्फ जो है हर हर मोदी, घर घर मोदी टाइप के इनके नारे हो गए। एक विशेष सरकार यहाँ पर मेरा कहने का उम्मीदवार 500 करोड़ के लिए खर्च हो रहा है। दिलीप जी, राहुल गांधी छोड़ के किसी का फोटो नहीं है देश में, लेकिन घोषणा पत्र इसमें सोनिया जी और मनमोहन जी का भी जो है फोटो है पूरे देश में। तैयारी के जो है हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी हैं। लेकिन मैं अपनी बात पूरी कंप्लीट कर लूं। यहाँ पर मेरा जो कहने का तथ्य ये था कि 2004 में भारतीय जनता पार्टी की कलेक्टिव लीडरशिप ने ये निर्णय लिया था
कि हम एफडीआई रिटेल में लाएंगे करके, उनके घोषणा पत्र में भी उल्लेख था। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी केवल एक व्यक्ति पर निर्भर हो चुकी है, कलेक्टिव लीडरशिप का उनका कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, तो उस व्यक्ति को पसंद नहीं है कि एफडीआई रिटेल में आए। हालांकि दूसरे सेक्टर में मुद्दे पे आते हैं, मैं वही बात कर रहा हूं, वही बात आपसे कह रहा हूं। मुद्दा ये है कि एफडीआई रिटेल में लाने से लोग, बीजेपी का मानना है कि रोजगार जो है वो छिनेगा। बिल्कुल नहीं। देखिए आज अगर आप रिटेल की बात करें तो बड़े बड़े ग्रुप हैं, चाहे वो रिलायंस का हो या फ्यूचर ग्रुप का जो है बिग बाजार हो, तो ये भी तो जो है उसी की शक्ल में है। और इससे अगर ये बिग बाजार खुले हैं या रिलायंस के जो है फ्रेश फ्रूट या 24/7 जैसे इनके रिटेल आउटलेट खुले हैं, तो क्या इससे क्या फॉर्च्यून की दुकान या हमारे किराने की दुकानों पर कोई असर पड़ा है? नहीं। इससे लोगों को और विकल्प मिले हैं और लोगों को और रोजगार मिला है। अगर आप खुद, हम में से जितने भी लोग बैठे हैं, सबने बिग बाजार में शॉपिंग की होगी, और आप देखिए बिग बाजार के जो है 3-3, 4-4 माले की उनकी पूरा वो आउटलेट होता है, और उसमें करीबन 100 से 500 के बीच में कर रहे हैं। और आप इस बात को समझिए कि अगर रिटेल में अगर एफडीआई आता है तो कहीं पे भी नौकरियों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आनंद भाई ने आपकी इस बात का जवाब नहीं दिया कि ये जो वादा इस बार इन्होंने 1 साल का किया है कि हम 1 साल में टैक्स प्रणाली को बदलेंगे, मेरा कहना है कि वादा तो इनका 2009 में यह भी था कि 100 दिन में हम गरीबी में हटा देंगे, महंगाई खत्म कर देंगे, लेकिन 1000 से ज्यादा दिन हो गए, 5 साल पूरे हो गए, लेकिन इस बार महंगाई पे इनकी वादा करने की भी हिम्मत नहीं हुई इस घोषणा पत्र में कि हम महंगाई के लिए क्या करने जा रहे हैं, जबकि महंगाई के चलते ये 4 राज्यों में इनका सूपड़ा साफ हुआ है अभी कुछ दिन पहले, लेकिन उस पर ये क्यों चुप है? क्योंकि उस पर वादा नहीं कर पा रहे हैं ये। दिलीप जी, मैंने आपको पहले भी बताया कि महंगाई कम करने का जो है इस पे केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार की मैं वापस कांग्रेस की कदम उठा चुकी है इस पर। एफडीआई पे दोनों पार्टी के मत में आप किसको समर्थन करते हैं, किसको प्रैक्टिकल मानते हैं, किसको अमल किया जा सकता है? रिटेल को छोड़कर बाकी सेक्टर्स में एफडीआई के लिए बीजेपी तैयार है। कांग्रेस एफडीआई बढ़ाने पर, खास करके जहां रोजगार बढ़ते हैं उस सेक्टर पे एफडीआई की बात करें। सुनीत साहब, इसमें मेन चीज यह है कि ये दोनों पार्टीज रोजगार की बात बहुत करती, लेकिन दोनों पार्टीज के मैनिफेस्टोज में, एक के विजन डॉक्यूमेंट में और दूसरे के मैनिफेस्टो में, कि हम मजदूरी के कानून जो हैं उनको और लचीला बनाएंगे। लचीला का मतलब है कि जो आज कॉन्ट्रैक्ट लेबर इस देश में भर गई है और मजदूर का कोई भी हक नहीं है, उसको जब चाहो काम दे दो, जितने घंटे काम करवा लो, उसको तनख्वाह दो टाइम से या ना दो, कोई कानून नहीं चल रहा है। इससे ज्यादा लचीला क्या हो सकता है? चलिए, रोजगार इनके लिए सिर्फ नाम के लिए है, एक्चुअली ये मजदूर का शोषण है और दोनों इस पर सहमत है। जी, हमारे पास समय बहुत कम रह गया है, हमारे पास बहुत सारे और अहम जो बातें हैं घोषणा पत्र में, चाहे वो कृषि को लेकर, भ्रष्टाचार, काला धन, विदेश नीति, आंतरिक सुरक्षा, डिफेंस रिफॉर्म, मैन पावर, परमाणु कार्यक्रम, नगर न्यायपालिका, सोशल सेक्टर, शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम चीजों पे दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र में ढेर सारे वादे किए गए हैं। समय कम है, इसलिए सिर्फ श्याम जी आपसे और आनंद जी आपसे ये जानना चाहते हैं कि इतने सारे वादे पूरे करने के लिए जो समय आपको मिलता है वो पर्याप्त है? क्या इन घोषणाओं पे अमल होना अपने आप में एक प्रक्रिया नहीं है जो 5 साल जिसके लिए शायद अगर आप देखें उठा करके तो लगेगा ये बेहद कम है? भाजपा शासित राज्यों की तरक्की और सब आंकड़े आप अगर देखोगे जी, जिसके कारण नरेंद्र मोदी जी का सम्मान सोनिया गांधी जी को भी करना पड़ा। 15 साल 10 साल राजीव गांधी फाउंडेशन ने, सोनिया गांधी के हाथों नरेंद्र मोदी जी का गुड गवर्नेंस के लिए सम्मान करना पड़ा। टाइम मैगजीन को उनको किंग ऑफ गवर्नेंस के रूप में नवाजा गया। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके मन में अच्छा सपना है और वो क्षमता इंप्लीमेंट करने की ताकत है तो आप निश्चित रूप से कर सकते हैं। ये गुजरात ने बताया है, 17% एग्रीकल्चर ग्रोथ करके मध्य प्रदेश ने बताया है, छत्तीसगढ़ ने पीडीएस की अच्छी व्यवस्था लगा के वो बताया है। यानी सभी राज्यों में अगर कुछ ना कुछ टारगेट मिशन साथ में रखकर अगर काम किया तो निश्चित रूप से यह हासिल हो सकता है। आनंद जी, निसंदेह देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी ने जो बात कही कि छत्तीसगढ़ में इनका पीडीएस सिस्टम अच्छा था और उस बात को हम लोगों ने भी स्वीकारा और जनता ने भी जो तीसरी बार जनादेश दिया छत्तीसगढ़ में, तो ये भी इस बात का मध्य प्रदेश में, लेकिन मैं छत्तीसगढ़ की पीडीएस सिस्टम की बात करता हूं और हमने वो चीज को जो है पूरे देश में लागू करने की बात कही और उसको लागू किया। और मैं समझता हूं कि अगर छत्तीसगढ़ में इनको जो है उस आधार पर जनादेश मिला तो आज हमने पूरे देश में लागू किया तो हमको भी जनादेश मिलेगा।
उसका फायदा आपने कानून बनाया, उसका फायदा जमीन पर पहुंचाया, ये अहम बात है। आप कानून बनाने से आनंद दिल से काम नहीं होता, दिल से होता है। बिल्कुल देखिए आप मैंने जैसे पहले भी कहा कि चुटीले बातें करने से जो है कोई भी जनहित के जो है चीजें लागू नहीं होती हैं, उन पे काम करने से होता है। पीडीएस सिस्टम को जो है राज्य सरकार के अंतर्गत ये चीजें होती है, पीडीएस सिस्टम को सुधारना, और कहीं पर कांग्रेस की सरकारें होती है, कहीं पर बीजेपी या कहीं पर तीसरे दल की सरकार होती है। तो एक कानून बनाया है लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन जो है पूरी तरीके से राज्य सरकार पर होता है। हमको ये फेडरल सिस्टम समझने की आवश्यकता है जी। लेकिन तमिलनाडु में पीडीएस सबसे बेस्ट है, ना कांग्रेस। सुनील चोपड़ा साहब बहुत कम शब्दों में 30 सेकंड में, सुनील चोपड़ा साहब, क्या इतने सारे वादों पे अमल करने के लिए 5 साल काफी है? मेरा यह कहना है कि अमल किसी ने करना नहीं, इन दोनों में से अमल किसी ने करना नहीं, इन दोनों में से, क्योंकि असलियत यह है कि इनके रहते हुए और इस नियो लिबरल नीति के रहते हुए हिंदुस्तान का गरीब ज्यादा गरीब हुआ है और हिंदुस्तान के अमीर इतने मालामाल हो गए हैं कि अब वो कानून को मानने को भी तैयार नहीं। एक चीज मैं कहना चाहता हूं सिर्फ जी, कि ये जो हम कह रहे हैं ना कि आपने बड़ा अच्छा किया तो आपकी सरकार वापस आ गई, हिंदुस्तान का इलेक्टोरल सिस्टम ऐसा है कि अगर आप जनता को बांट के और एक भाग को लेके जीत जाएं तो आप जीत सकते हैं। दोनों पार्टीज माहिर हैं जनता को बांटने में, आधार कोई भी हो। चलिए पुष्पेंद्र, मुझे लगता है दिलीप, इतने सारे वादे पूरे करने के लिए व्यवस्था में परिवर्तन की जरूरत है, और हमारा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि सत्ताएं बदलती हैं, व्यवस्था नहीं बदलती, और इस देश में जब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी आप एक दिन में कुछ नहीं कर सकते। 5 साल की बात छोड़ दीजिए, 10 साल हमने अभी कांग्रेस के देखे हैं, और आज नरेंद्र मोदी गुजरात में भी 15 साल के बाद बहुत सारी चीजें नहीं कर पाए हैं। तो मैं नहीं मानता कि 5 साल 10 साल में होगा, एक लंबा प्रोसेस है। भारत की व्यवस्था सड़ चुकी है, भारत की व्यवस्था खोखली हो चुकी है। व्यवस्था को बदलने के लिए दूसरी चीज चाहिए। हम सत्ता बदल दीजिए, आप सरकार बदल दीजिए, लेकिन व्यवस्था नहीं बदलेगी। टिप्पणी आप दोनों लोगों से। आनंद जी पहले आप। व्यवस्था परिवर्तन के लिए ही सूचना का अधिकार आया, व्यवस्था परिवर्तन के लिए ही रोजगार का अधिकार आया, शिक्षा का अधिकार आया, और हम स्वास्थ्य के अधिकार की बात लेकिन व्यवस्था और उसका अधिकार देने से ही मैं समझता हूं कि व्यवस्था में परिवर्तन होगा। श्याम जी, टोटल व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए विजन चाहिए। आज मैं देख रहा हूं मोदी के पास विजन है, राहुल डिवीजन कर रहा है और अरविंद केजरीवाल टेलीविजन देख रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी, श्याम जी, सुनील जी, पुष्पेंद्र जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।